आकाशवाणी के इस संगीत सभागार में आयोजित होने वाली शब्दांजलि में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। शब्दांजलि हर बार अपने एक नए रंग रूप में, एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत हो रहा है। आज की शब्दांजलि भी कुछ ऐसे नए रूप में आज आयोजित होने जा रही है। शब्दांजलि में आज एक परिचर्चा का आयोजन होगा। विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में ये विशेष परिचर्चा है, जिसका विषय है विकसित भारत में युवा शक्ति और कौशल विकास। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच इस स्टूडियो में है डॉक्टर सितेश सिन्हा जी। आप CGS यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हैं। सुश्री अलका शर्मा जी, महिला उद्यमी हैं आप, और आपकी खाद्योत ऑर्गेनिक फूड चैन की आप ऑनर हैं और फाउंडर हैं। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आप लोग यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मुकेश जी हमारे बीच आए हुए हैं, सामने हमारे पड़ोसी भी हैं क्रिस में। आपका भी हार्दिक स्वागत मुकेश जी। इस परिचर्चा का संचालन करेंगे अभिषेक शर्मा जी, इस परिचर्चा के संचालक होंगे। आपका भी स्वागत। श्रोताओं, विश्व कौशल दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत में युवा शक्ति और कौशल विकास। आज हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। युवा भारत की आबादी का अहम भाग है। श्रोताओं, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट यूथ इन इंडिया के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की लगभग 50% आबादी ऐसे युवाओं की थी जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी। साथ ही 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की हिस्सेदारी वर्तमान समय में लगभग 65% तक है। ये आंकड़े भारत की युवा शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे उपनिषदों में युवाओं के बारे में कहा गया है कि आशिष्ठो दृढ़निष्ठो बलिष्ठा, अर्थात युवा वह है जो आशावान है, युवा वह है जो दृढ़ निश्चयी है, युवा वह है जो बलवान है। आज आवश्यकता है इस युवा शक्ति को कुशल मानव संसाधन के रूप में तराशने की, और यह होगा कौशल विकास के माध्यम से। श्रोताओं, आज जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, हम जब बात करते हैं विकसित भारत की, तो यह लक्ष्य कुशल युवा शक्ति के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आज विकसित भारत में युवा शक्ति और कौशल विकास इस विषय पर विशेष परिचर्चा में हमारे बीच 3 प्रबुद्धजन उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सितेश कुमार सिन्हा जी। आप रजिस्ट्रार हैं स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के। श्रोताओं, आपको बता दें कि यह मध्य भारत का एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय है। साथ ही हमारे बीच महिला उद्यमी के रूप में उपस्थित हैं सुश्री अलका शर्मा जी। आपने लगभग 50,000 जनजातीय महिलाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया है। साथ ही कृत से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मुकेश गुप्ता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए एक पृथक मंत्रालय का गठन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश का मानस बदला है। अब जनसंख्या को बोझ की बजाय एक संसाधन की तरह देखा जा रहा है। आज भारत विश्व गुरु के मार्ग में तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में आज भारत का 25वां स्थान है। आज से कुछ वर्ष पहले जब हम देखते थे वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान दुनिया के पिछड़े देशों में हुआ करता था, आज वर्ष 2025 में भारत 39वें स्थान में है। इस परिचर्चा की शुरुआत मैं सितेश जी आपसे करना चाहूँगा कि आज जब हम बात करते हैं एक विकसित भारत की, श्रेष्ठ भारत की, क्या विकसित भारत का लक्ष्य कौशल भारत के मार्ग से होकर ही जाता है? आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि आपने कहा विकसित भारत का लक्ष्य कौशल भारत के ही रास्ते से जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है 2035 तक, वो कौशल के ही थ्रू जाता है। क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम ये देखते हैं कि जो
इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कौशल प्राप्त युवाओं की बहुत कमी है। आज की स्थिति में हर एक एंटरप्रेन्योर जो कि इंडस्ट्री चला रहा है वहाँ वो हमेशा ढूंढता रहता है, प्रयास करता रहता है कि उसको कुछ ऐसे युवा मिलें जो कि जो वहाँ काम हो रहा है उसको सुचारू रूप से कर पाएँ और आगे बढ़ उसकी इंडस्ट्री पे कुछ उसका बेनिफिट हो पाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कौशल युक्त युवा बनाएं। जी, उसको देखते हुए पिछले 4-5 सालों में प्रधानमंत्री महोदय ने जी, एक अलग से डिपार्टमेंट का भी गठन किया और उसके बाद कुछ कौशल विश्वविद्यालयों का भी गठन हुआ। जी, पहले जो कौशल की बात होती थी उसमें ये सोचा जाता था कि कुछ 6 महीने का कोर्स होगा या साल भर का कोर्स होगा और उससे हम कुछ कौशल अर्जित कर लेंगे और हम कहीं पर्टिकुलर जॉब प्राप्त कर पाएंगे। तो वो जो जॉब्स मिलती थी वो जॉब्स लोअर कैटेगरी की जॉब्स होती थी क्योंकि आपने सिर्फ 6 महीने का एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। जी, जब स्किल विश्वविद्यालयों का गठन हुआ, लगभग 15 स्किल विश्वविद्यालय देश भर में हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी 5 विश्वविद्यालय हैं और 10 विश्वविद्यालय प्राइवेट के हैं। इनके गठन से ये क्लियर हुआ कि आप एक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं कौशल में। आप अपनी 12वीं के बाद 10वीं के बाद कोई ऐसा बीए कर सकते हैं जो कि उस किसी पर्टिकुलर कौशल से रिलेटेड हो। जी, अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बीए आप फैशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बीए आप इंटीरियर टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बीए आप फाइन आर्ट्स में कर सकते हैं, बीए आप म्यूज़िक में कर सकते हैं। मतलब जो आर्ट्स और साइंस का स्टूडेंट है वो पहले हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश पढ़ता था। जी, वो हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के बल पे या तो क्लर्क बन पाता था या वो किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता था और वहाँ पर पे उसकी एंट्री हो पाती थी और ये रेशियो बहुत कम हुआ करता था। मुश्किल से 2%, 10% लोग ही गवर्नमेंट जॉब में जाते थे या क्लरिकल पोस्ट बहुत कम होती। एंटरप्रेन्योर्स को जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे हमेशा ज़रूरत रहती है कौशल के लोगों की। तो जो सिलाई कढ़ाई के लोग हैं वो बीए कर सकते हैं। पहले सिलाई कढ़ाई बहुत छोटा जॉब माना जाता था, होटल इंडस्ट्री में जाना बहुत छोटा माना जाता था, लेकिन आजकल बीबीए होटल मैनेजमेंट होता है जी, उसमें सिर्फ होटल की तैयारी कराई जाती है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की तैयारी कराई जाती है और वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए यूज्ड अप हो जाता है। जी, अगर आप इसको दूसरे सेक्टर्स की भी बात करेंगे जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं जी, उसमें भी बात करेंगे तो 2 व्हीलर इंजीनियर, वो जो स्टूडेंट मैकेनिकल बीटेक मैकेनिकल करता था फिर उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग करता था तो वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कंपनी में जाके जॉब कर पाता था। जी, अब स्टूडेंट बीएससी इन ऑटोमोबाइल करके जा सकता है। वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में एसोसिएट हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू उस कोर्स को कर सकता है। ग्रेजुअली देखा जाए तो अभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाह रही हैं कि हमको ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा पर्सन मिले जो कि उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सके। बिल्कुल, हर एक इंडस्ट्री अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही, तो उस तरीके से विकास हो, उस तरीके से स्टूडेंट मिलें उसको, उस तरीके से लोग मिलें। वो ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल उसकी ट्रेनिंग ना करे, ऑलरेडी ट्रेंड व्यक्ति उसको मिले तो वो उसके साथ काम करें और अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। जी, सर जैसा भी आपने कहा कि तेज़ी से समय बदल रहा है और मार्केट की डिमांड भी काफ़ी बदल रही है, लेकिन जिस तरह से मार्केट के ट्रेंड्स बदल रहे हैं उस हिसाब से हम बहुत सारे अपने नए नए पाठ्यक्रम भी लेके आ रहे हैं और इस दिशा में क्रिस्प एक संस्था है जो काफ़ी इस दिशा में काम कर रही है। क्रिस्प से हमारे बीच मुकेश गुप्ता जी उपस्थित हैं। मुकेश जी, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो परंपरागत रूप से चलाए जाते थे उसके अलावा नए जोड़े गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बहुत से अप्रेंटिस प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, नेशनल करियर सर्विस प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना भी शुरू की गई है। इस तरह के और से कौन से कार्यक्रम हैं और क्रिस्प और इस तरह के अन्य संस्था युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे लाने के लिए किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं?
जी, मैं इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे क्रिस्प जो है पिछले 28 वर्षों से कौशल विकास के लिए कार्य कर रहा है, और क्रिस्प की अपने आप में जो एक बहुत बड़ी विशेषता है वो ये है कि क्रिस्प शायद एक ऐसा यूनिक संस्थान है जहाँ पर जो स्किल्स होते हैं या जो कौशल होता है वो टोटली हैंड्स ऑन होता है। मतलब एक बहुत बड़े हमारे जो देश का पाठ्यक्रम का पैटर्न है कि जहाँ पर कि उसका किताबी या पुस्तक का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है, कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ सेमेस्टर्स होते हैं, उन पेपर्स के लिए पढ़ना, कॉपी भरना, लेकिन क्रिस्प जो है वो एक इस तरह का संस्थान है जहाँ पर टोटल जो है वो सिर्फ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर थियोरेटिकल सेशन नहीं होते। और अगर हम देखें कि जो कन्वेंशनल एरियाज़ हैं, तो जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये एक ऐसा बेस है जहाँ पर कि पहले भी उतनी ही आवश्यकता थी और उसी कन्वेंशनल चीज़ों की आवश्यकता आज भी इंडस्ट्रीज़ को है। तो हमने वहाँ एक तरफ जो पुराने जो डिपार्टमेंट थे या पुराने जो सेक्टर्स थे उनसे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ में ही जो अभी बहुत ही इनोवेटिव या जिनको अभी कहा जा रहा है कौशल के क्षेत्र में फ्यूचरिस्टिक जॉब्स, तो फ्यूचरिस्टिक जॉब्स में भी हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो नए सेक्टर शुरू किए हैं, जैसे हमारे पास कार मैकेट्रॉनिक्स है, IoT है, AIML है, AR/VR है, तो ऐसे कुछ जो आने वाले क्षेत्र हैं जिनकी भविष्य में काफ़ी डिमांड होगी, उन क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम डिसाइड किए जा रहे हैं, और ताकि जो उद्यमिता की संभावना है उससे वर्तमान को जोड़ा जा सके। हमारे बीच एक महिला उद्यमी भी उपस्थित हैं, हमारे बीच सुश्री अलका शर्मा जी हैं, और अलका शर्मा जी से अभी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 50,000 से अधिक ऐसी महिलाओं के साथ काम किया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने उद्यम के माध्यम से, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में है। अलका जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया, एक स्टार्टअप को शुरू करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? और आप देखती होंगी कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको कदम आगे बढ़ाने से पहले कई बार उनको सोचना पड़ता है या कभी उनको पीछे खींच लेती हैं। तो आखिर आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों से आपने कैसे अपने आप को आगे कर पाया? देखिए, मुझे लगता है कि शायद मैं 20 साल बाद एंटरप्रेन्योर बनी, और आज का जो गोल्डन एरा है, हम जिस विकसित भारत में आज की डेट में हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स को मिल रही हैं, शायद वो हमारे पीक, जब हमारे करियर का पीक था तब हमको नहीं मिली थी। मुझे एज सच कोई परेशानी नहीं हुई एंटरप्रेन्योरशिप में। रादर मुझे 20-22 साल की कॉर्पोरेट जॉब के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। खाद्योत को जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक गोल था कि मुझे कुछ चेंज लेकर आना है सोसाइटी में, और सिर्फ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ब्रांड ना बन के मुझे कुछ सोशल कॉज भी करना था। तो मैं क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं हूँ और मेरे को सीखने में बहुत टाइम लगा ये सब चीज़ें, तो मैंने अपनी शुरुआत करी ट्राइबल बेल्ट में। मैं ऐसी महिलाओं के बीच में गई जहाँ पर आप विश्वास करेंगे, ये ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ तक लाइट ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, उनके पास बेसिक नीड्स नहीं है, उनके पास बेसिक कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बट हर घर में एक उद्यमी था, एक महिला जो पूरे सिस्टम रन करती है, और मैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में काम करती हूँ। इतने प्रोग्रेसिव लोग थे, इतनी प्रोग्रेसिव फीमेल्स थी वहाँ पर कि उनसे रोज़ सीखने को मिलता था। हम तो सिखाने गए थे बट हम बहुत कुछ सीख कर आए वहाँ से। और अब मैं देखती हूँ कि 8-9 साल मुझे हो गया है बिज़नेस में, खाद्योत को स्टार्ट करे हुए, और अब मुझे लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, जो पहले ये सोचते थे कि हम बाहर जाएं, स्पेसिफिक जॉब जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो करें, वो माइंडसेट चेंज हुआ है, और वो बच्चे अब वहीं रुककर गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर FPOs और CBOs बनाकर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे जगह से लोग आजकल अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली भी बेच रहे हैं। तो ये आई गेस एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था जो मैंने मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी में देखा, सुना और समझा। जी बिल्कुल मैडम, अभी आपने कहा कि बहुत सारे आजकल कोर्सेज हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अब तक 4 संस्करण आ चुके हैं। इसके माध्यम से 400 से ज़्यादा
कोर्सेस हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 5G आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सीतेश सर आपसे जानना चाहूँगा कि भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने स्तर पर काम करती है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मार्केट की डिमांड के आधार पर एक शैक्षणिक संस्थान सरकार के साथ मिलकर किस प्रकार से काम आगे कर सकता है, और आप अपने स्तर पर इस तरह के कौन से नए कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा और कौन सी योजनाएं हैं जो युवाओं के कौशल विकास की दिशा में काम कर रही हैं? चूंकि आपका संस्थान मध्य भारत का ऐसा पहला संस्थान है जो कौशल विकास के लिए एक विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल अभिषेक जी, अभी देखा जाए तो जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तब से कौशल लगभग हर प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन एम भी यही है कि हम हर एक स्टूडेंट को कौशल दे पाएँ, या उससे रिलेटेड जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो उसको पढ़ा पाएँ। अगर कोई म्यूज़िक पढ़ना चाहता है तो वो म्यूज़िक पढ़े, कोई आर्ट्स का कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो पढ़े, कोई पेंटिंग करना चाहता है तो वो पेंटिंग करना सीखे। किसी भी कोर्स में बनिस्बत इसके कि बीटेक कोई कंप्यूटर साइंस में कर रहा है और वो उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है तो वो एक पेपर म्यूज़िक का भी पढ़ सकता है, और वो किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब जहाँ किसी एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है दूसरे विश्वविद्यालय से म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेके वहाँ से अपने क्रेडिट्स को अर्न करके यहाँ पर उस क्रेडिट को दे सकता है और उसकी डिग्री को पूरा कर सकता है। सरकार का इसमें व्यू देखा जाए तो सरकार का व्यू बहुत अच्छा है, और सरकार चाहती है कि लोग कुछ सीखें। सरकार के साथ साथ आजकल प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और हर एक इंडस्ट्री ये चाहती है कि वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से अटैच हो, और वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई कोर्स चले, उसको जिस तरीके की मैन पावर की ज़रूरत है उस तरीके से रिलेटेड कोई कोर्स चले, कोई प्रोग्राम चले, और आफ्टर ग्रेजुएशन वो स्टूडेंट को अपने पास एम्प्लॉय कर सके। जैसे मैं 2-3 इंडस्ट्रीज़ का आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे 2 व्हीलर के लिए हीरो, 4 व्हीलर के लिए हुंडई, और इसके साथ साथ बॉश का नाम भी आपने सुना होगा। ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए काम करते हैं जी। इन लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत रहती है रिटेल तो इनको मिल जाता है MBA और BBA स्टूडेंट्स, लेकिन जब मैकेनिक की बात आती है या इंडस्ट्री में काम करने की बात आती है तो ऐसे मैन पावर मिल नहीं पाते उनको जी। मैक्सिमम ये BE को लेकर के फिर ट्रेनिंग करके काम करते हैं। तो इसके लिए वो अपने कोर्सेज आपके इंस्टीट्यूशन में लॉन्च करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। ये इवन लैब्स भी डेवलप करते हैं विश्वविद्यालय में आके, इंस्टीट्यूशंस में जा कर के, और टीचिंग लर्निंग भी इनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके थ्रू करते हैं। ये मैंने आपको हार्डकोर इंजीनियरिंग की बात बताई, लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस या AI का ज़माना जो आ गया आजकल, चैट GPT और ये सब चीज़ें कही जा रही हैं, तो इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, IBM, गूगल, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है। TCS बहुत इंटरेस्टेड है किसी भी इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपने कोर्स चलाने के लिए। एज ए स्किल यूनिवर्सिटी हम लोगों ने इन लोगों से टाई अप किया, और इन लोगों ने भी अपना हाथ बिल्कुल अच्छे से बढ़ाया, और हम लोग यहाँ पर IBM से रिलेटेड BTech, IBM से, गूगल से रिलेटेड BTech या दूसरी कंपनी TCS से रिलेटेड BTech चला रहे हैं जी। इसमें जो कोर्स कैरिकुलम है वो कोर्स कैरिकुलम नॉर्मल BTech जैसा नहीं है। ये कोर्स कैरिकुलम वही है जो बाद में आफ्टर BTech कंपनी ट्रेनिंग 2 साल की देती है, 1 साल की देती है, वो वहाँ जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जा रहा है, और इंडस्ट्री के लोग आके पढ़ाया जा रहे हैं। जैसे अगर हम मान लें हम कि एक सेमेस्टर में 5 पेपर होते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जब स्किल का इम्पार्टेशन चालू हुआ तो 2 पेपर ऐसे पढ़ाए जाने लगे जो कि इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम्स के हों। तो 2 पेपर इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लोग पढ़ाते हैं, और 3 पेपर जो कि कॉमन पेपर होते हैं कि हर एक स्टूडेंट को इंग्लिश आनी चाहिए,
हिंदी पढ़ना चाहिए, उसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए वो 3 पेपर्स यहाँ के होते हैं, 2 इंडस्ट्री के होते हैं। ऐसे मिलकर के इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन बिल्कुल स्टूडेंट को इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाते हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि हमारे पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किए जा रहे हैं कि वे भविष्य के उद्योग की आवश्यकताओं के हिसाब से आज की युवा पीढ़ी तैयार हो सके। इस दिशा में भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जैसा कि संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित कर पाएं, और ये विकसित राष्ट्र के लिए कुशल राष्ट्र या कुशल भारत होना बहुत ज़रूरी है। और इस दिशा में एक राष्ट्रीय अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जिसपे अब तक 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है, और जिसके तहत युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खाते में स्टाइपेंड आता है। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की अप्रेंटिस जो प्रोग्राम्स भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, इससे युवाओं को क्या लाभ मिलता है और ये उद्योगों की आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा कर पाते हैं? देखिए, यहाँ पर जो है कौशल विकास के अंतर्गत काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, और जैसे PMKVY तो है ही है, लेकिन PM श्रम है, फिर उसके बाद PM विश्वकर्मा है, अभी जैसे हम PM इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। तो ये विशेष स्कीम जो है वो चालू ही इस पर्पस से की गई है कि यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि उसका सबसे पहले इंडस्ट्री से टाई अप होना ज़रूरी है। जब वो इंडस्ट्री से टाई अप होता है और उसका कुछ एक परिभाषा है जिसके अंतर्गत उसको ट्रेनिंग मोड में कितने दिन काम करना है, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जाकर के भी उसको एक्सपीरियंस लेना है। और इसमें एक अच्छी बात यह रही है कि क्योंकि उसमें जो प्रशिक्षणार्थी है उसे स्टाइपेंड की भी व्यवस्था है, तो उसको नियमित पूरे 1 वर्ष तक उसको एक नियत राशि जो है उसका लाभ भी मिलता रहेगा। इसमें एक जो सबसे खास बात है कि जब वो प्रशिक्षणार्थी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसमें उसको वो जो इंडस्ट्रियल एटिकेट्स हैं या जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उनको प्राप्त करने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है और बहुत बदल जाता है, जिस वजह से जो स्किल तैयार होता है वो पूरी तरह इंडस्ट्री एडॉप्ट करने के लिए ही होता है। और मैक्सिमम ऐसा देखा भी गया है कि जब इंटर्नशिप के दौरान जो भी प्रशिक्षणार्थी किसी भी सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो उसके तुरंत बाद ही उनका डिप्लॉयमेंट उसी सेम इंडस्ट्री में हो जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भविष्य की आवश्यकता है उन्हें वर्तमान में प्रशिक्षण के साथ जोड़ दिया जाए तो चीज़ें काफ़ी सरल हो जाती है। और एक बात भी कही जाती है कि यदि सही नियत और सही नीति साथ में मिले तो वो राष्ट्र की नीति बदलने में सक्षम होती है। और इस दिशा में भारत सरकार ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति को लेकर आई और उसको वर्तमान में लागू भी किया, जिसके सुखद परिणाम अब हमको देखने को मिल रहे हैं कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बेहतर हो रही है। यदि हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में तो भारत की रैंकिंग बेहतर हो रही है, और उद्यमिता के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अलका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप स्वयं एक उद्यमी हैं और आपको उद्यमिता के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव भी है। आपने कई तरह की चुनौतियों का सामना भी किया और कई नए समाधान भी निकाले। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान पीढ़ी में या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो कौन सी 3 बातें आपके हिसाब से जो उसे ज़रूर अपनानी चाहिए, या आपके हिसाब से कुछ टिप्स? और मैं बाकी पैनलिस्ट से भी कहूँगा कि यदि आप युवाओं को ऐसे टिप्स देना चाहें उद्यमिता के क्षेत्र में, अपने स्किल को इम्प्रूव करने के क्षेत्र में, कि ये बातें उसे करनी ही चाहिए, वो क्या होंगी? पहली चीज़, अपनी पढ़ाई कभी ना छोड़ें जी। अगर आप किसी भी जॉब में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, तो उसकी थरो नॉलेज लेना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपके आसपास जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने क्या पढ़ा है, ज़रूरी नहीं जो चीज़ इंडिया में आज चल रही है वो बाहर, इंडिया के बाहर भी वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो अपनी नॉलेज स्किल डेवलपमेंट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जिस फेज़ में हम ग्रो कर रहे हैं, जिस रैपिड स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं, तो हमको 24/7 काम पे लगना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना आहार ठीक रखें, आप अपनी सेहत ठीक रखें, अच्छा खाना खाएं जिससे कि आप एक्टिव रह सकें।
तीसरी चीज़ मुझे जो लगती है कि कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप अपनाना चाह रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की बहुत सारी नीतियों के बारे में नहीं पता है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको पहले दिन से ही अवेलेबल हैं, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सर, आपके क्या विचार हैं इसमें? एक बात अप्रेंटिसशिप वाली आपने कही थी जी, उस पर थोड़ा सा और मैं जानकारी देना चाहूँगा। अभी 6 महीने पहले ही रिसेंटली यूजीसी ने AEDP नाम से एक स्कीम लॉन्च की है, जिसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, जो कि एक UG डिग्री का प्रोग्राम होता है और 3 साल या 4 साल का होता है, जैसे कि नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं उसी जैसा। लेकिन इसमें ये कंसर्न है कि स्टूडेंट को हाफ टाइम, अगर वो 3 साल का कोर्स करता है तो मैक्सिमम 1.5 साल, मतलब 3 सेमेस्टर। अगर वो 4 साल का कोर्स करता है तो मैक्सिमम 2 इयर्स, मतलब 4 सेमेस्टर्स इंडस्ट्री में ही रहना है। वो पहले 6 महीने इंस्टीट्यूशन में रहता है, फिर अगले 6 महीने इंडस्ट्री में रहता है, फिर 6 महीने इंस्टीट्यूशन में रहता है, फिर 6 महीने इंडस्ट्री में रहता है। तो वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना सीख पाता है, और जिस पर्टिकुलर स्किल को वो सीख रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज इंस्टीट्यूशन से ले रहा है, वो इंडस्ट्री में जाकर के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर पाता है, और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी 100% तय होती है। और फर्स्ट डे से उसको इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप अमाउंट मिलने लगता है, जो कि पेड होता है। आजकल एक 2 शब्द होते हैं, एक इंटर्नशिप शब्द होता है और एक अप्रेंटिसशिप होता है। इंटर्नशिप पेड या अनपेड होती है, अप्रेंटिसशिप सिर्फ पेड होती है, वो अनपेड नहीं होती है। तो जब अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम कोई स्टूडेंट करता है तो उसको मिनिमम ये सिटी के ग्रेड के हिसाब से, जिस सिटी में वो पढ़ रहा है या जिस सिटी में वो जिस कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है, उससे रिलेटेड उसके वेजेस तय होते हैं। ये मिनिमम 10,000 से 18,000, कहीं कहीं बॉम्बे में जाएंगे तो 22,000 भी रहता है इसका। इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो अप्रेंटिसशिप वाला स्कीम निकाली है, उससे DBT के रूप में 5,000 रुपीज़ स्टूडेंट को मिलता है जी। फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टूडेंट को कुछ पैसा मिलता है जी। ये जो 12,000 अगर मिनिमम मिल रहा है तो 5,000 उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला, और मान लीजिए 2,000 रुपये उसको स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और बाकी का जो अमाउंट है 7,000 ये इंडस्ट्री पे करती है जी। तो इंडस्ट्री 5,000 या 7,000 में उसको एक बड़ा अच्छा मैन पावर मिलने लगता है। जब वो पहले 6 महीने में तो सिखाते हैं, लेकिन जब वो 1.5 साल के बाद फिर दूसरे 6 महीने के लिए पहुंचता है जी, तो उसको एक ट्रेंड एम्प्लॉय मिल जाता है। फिर वो जब तीसरे 6 महीने के लिए पहुंचता है तो उसको और ट्रेंड एम्प्लॉय मिल जाता है, और फिर अल्टीमेटली वो जॉब भी वहाँ पे प्राप्त कर सकता है। और बहुत कम इंडस्ट्री को पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको सिखाने ट्रेनिंग करने में भी पैसा कम लगता है, क्योंकि ट्रेन व्यक्ति ही आ रहा है और एम्प्लॉय को पैसा भी कम देना। बिल्कुल, यदि इस तरह से विन विन सिचुएशन होती है, बिल्कुल, स्टूडेंट के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए जी। जैसा आपने कहा कि ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। यदि इस तरह के कार्यक्रमों को बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो इसके बहुत सुखद परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, और सुखद परिणाम देखने को वर्तमान में मिल भी रहे हैं। लेकिन युवाओं के बीच में गुप्ता जी, एक बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मूल कारण कौशल का अभाव है। तो आज के समय युवा अपने कौशल की पहचान कैसे करे कि यदि उसे मान लीजिए किसी कौशल, उसको ये पता है कि बहुत सारे कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, लेकिन उसका रुझान किस कौशल में है, कौशल का चयन कैसे करें, और कौन कौन से शासकीय कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की जानकारी उसे कैसे मिल सके, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि एक युवा को ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है जी। और इसके लिए हमें थोड़ा सा इस पूरी चीज़ को जो है स्कूल के स्तर पर ले जाना होगा। जैसे अभी नई NEP के अकॉर्डिंगली स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उस स्कूल के जो कार्यक्रम हैं उसमें काउंसलिंग कैंप्स का होना बहुत ज़रूरी है,
जैसे क्रिस्प भी जो है वो युवाओं के लिए काउंसलिंग कैंप, सेमिनार, वर्कशॉप तो करते ही करता है। एक बहुत अच्छी प्रक्रिया इसकी है साइकोमेट्रिक टेस्ट की जी। ये कई सारे इंटरनेट पे फ्री भी उपलब्ध हैं जी। और हमारे क्रिस्प संस्थान में भी जो है पूरा साइकोमेट्रिक एनालिसिस किसी भी बच्चे का करवाया जा सकता है। इसमें जो है बच्चों के कुछ IQs को चेक करते हुए, कुछ उसके मेंटल स्टेटस को चेक करते हुए कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं जिनके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चा अगर इस क्षेत्र में ट्राई करेगा या स्किल्स लेगा तो उसके सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब उसका निर्धारण हो जाता है तो हमें बच्चे को भी समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता पिता उसको फोर्सफुली एक इस तरह का मुखौटा पहना देते हैं कि आपको इसी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ना है, हमारी फैमिली की यही लिगेसी है, हमारे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तुम्हें डिफेंस में जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है बहुत छोटे परिवार हो रहे हैं, आज जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं, तो बच्चों को समझने का वक्त जो है वो माता पिता के साथ नहीं होता। कई बार क्या होता है बच्चों को बिना समझे हुए माता पिता उनके ऊपर थोप देते हैं कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है। वो कहीं पर बच्चों की सफलता का जो सीधा सीधा वो रहता है उसको लिंक किया जाता है कि वो आर्थिक रूप से कितना सक्षम होगा। तो वहाँ पर हम उसके इंटरेस्ट को, उसकी रुचि को या उसके मानसिक उसको कहीं सेकेंडरी लेवल पे रख देते हैं कि पहले पैसा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे को आप समझते हैं, एक मौका देते हैं कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, और अगर बच्चा जो है वो अपने इंटरेस्ट को ही अपना प्रोफेशन या करियर बनाता है तो उसमें सफलता के चांसेस और कहीं ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद जो है अभी जैसे जो भारत सरकार है उन्होंने कौशल विकास के कार्यक्रमों को जो है उसकी मिनिमम उम्र को जो कर दिया है वो 16 वर्ष कर दिया है। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि हम उसको 12वीं तक पढ़ने दें या लगभग 18-19 साल के बाद इस चीज़ का निर्धारण हो कि वो किस क्षेत्र में एंट्री लेगा, टेक्निकल स्किल्स लेगा और किस क्षेत्र की तरफ वो आगे बढ़ेगा, तो शायद हम बहुत लेट हो जाते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि उसको 9वीं कक्षा या 10वीं कक्षा में प्रॉपर काउंसलिंग और कुछ ऐसे मदद मिलने चाहिए बच्चे को जहां वो 15-16 साल के होते होते अपने क्षेत्र जहां पर उसको प्रोफेशनली एंटर करना और अपने करियर का निर्माण करना है वो उसका निर्णय ले चुका हो, तो शायद सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही मुकेश जी कि आज के समय बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों की काउंसलिंग की भी आवश्यकता है ताकि सही समय पर बच्चे की अभियोग्यता का, उसकी क्षमताओं का, उसके IQ का निर्धारण हो, उसकी पहचान हो, उसकी क्षमता और उसकी रुचि के हिसाब से उसके भविष्य के कार्य योजना का निर्माण किया जा सके। बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। आप भी एक महिला उद्यमी हैं, आप जॉब क्रिएटर हैं, आपके इस उद्यम से कई लोगों को रोजगार भी मिला होगा। आपको क्या लगता है कि जब बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पारंपरिक व्यवसाय के अलावा सोचने में थोड़ा डरते हैं या उस पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन आपने एक पारंपरिक व्यवसाय से हटकर एक कुछ अलग करने का सोचा और उसमें आप सफल भी हुई, तो आप ऐसे युवाओं को, युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? रिस्क लेने से नहीं घबराना चाहिए जी। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। अगर 40-50 साल में हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं तो मुझे लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार होता है कि हमें लगता है हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी या हमारे नेबर्स क्या बोलेंगे कि फलाने का बच्चा तो इंजीनियर था, आपके बच्चे ने ये अलग फील्ड क्यों चुनी। तो हर बच्चा अपनी स्किल्स खुद जानता है, अपनी कैपेसिटी जानता है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जानते हैं, बट वो चाहते नहीं कि वो काम करे। तो अगर ऐसे कोई दुविधा आती है तो आई गेस सबसे पहले हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से ही बात करना चाहिए, समझना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए और जितनी भी कोशिश हो सके अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। आप रेगुलर स्टडीज़ के साथ भी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, जिस पे आई गेस थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए यंगस्टर्स को। बिल्कुल। और जैसा कि हम आप श्रोताओं को बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 से, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया था, इस प्रस्ताव को पारित किया था। हर वर्ष इस
युवा कौशल दिवस की कोई ना कोई थीम होती है और वर्ष 2025 की थीम रखी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। अब जाते जाते हमारे सभी विशेषज्ञों से जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवा किस प्रकार से अपने कौशल को विकसित करके रोजगार की संभावनाओं को खोज सकते हैं और नए रोजगार के अवसरों को सृजित कर सकते हैं। सतीश सर, आपसे जानना चाहेंगे आप पहले। ये एक बहुत पॉपुलर वर्ड आ गया है आजकल, एआई जी, और लगभग टेक्नोलॉजी में अभी सबसे आगे दौड़ रहा है ये शब्द। इसमें बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अलग अलग विश्वविद्यालयों ने लॉन्च किए हैं। BCA इन AIML, BTech CAC इन AIML। आगे का जो फ्यूचर है वो लगभग इन्हीं टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जा पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप AI के थ्रू वो सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ये ज्ञान थोड़ा सा हानिकारक भी होता है और मेजर केसेस में तो फ़ायदा होता है, लेकिन कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। इसमें सिर्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है, LLM जिसको कहते हैं हम। हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए अलग तरीके से डेटा को एक साथ ला करके डेटा को के कलेक्शन से इंटरप्रिटेशन निकालना ही AI का काम है, जो कि आजकल हम चैट GPT या जनरेटिव AI की बात कर रहे हैं। अब जनरेटिव AI भी आ गया। जनरेटिव AI आप सोचेंगे और उसके बाद आपको रिजल्ट दे देगा जी। जो आप मन में सोच रहे हैं उससे रिजल्ट दे देगा। ये रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है? ये रिज़ल्ट आप ही के पास से आ रहा है। जो यहाँ इस कमरे में 20 लोग बैठे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं और 20 लोगों के मन में जो चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठा करके एक जगह रख दिया और उसमें से इन्फ्रेंस निकाल करके आपको आंसर दे दिया। बिल्कुल। तो अगर 20 पॉजिटिव लोग बैठे हैं तो आंसर बहुत अच्छा आएगा, 20 नेगेटिव लोग बैठे हैं तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। फिर आप उसको लेके मार्केट में जाएंगे तो आपको आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर मतलब ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव पॉजिटिव का कैसा है, जो जहाँ से कि डेटा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो LLM डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सही रास्ते पे जा पाए। मुकेश जी, एक प्रश्न अभी उठता है, जैसे कि अभी सतीश जी बता रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है, लेकिन इससे जुड़ी कई आशंकाएं भी हैं युवाओं के मन में, और संभवतः वो आशंकाएं जागरूकता के अभाव में होती है। बहुत से युवाओं के मन में ये भाव होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, को-पायलट के आने से हमारे रोज़गार कम हो रहे हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोज़गार या नौकरियों को कम कर देगा? इस तरह के बहुत सारी भ्रांतियां युवाओं के मन में है। क्या ऐसा है कि चैट GPT के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रोज़गार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं? वास्तविकता क्या है, इस पे हम आपकी राय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस विषय में सबसे पहली चीज़ कहना चाहूँगा कि आज AI को जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, ये उसी तरह से है जब भारत में कंप्यूटर क्रांति आई थी। और जब शुरू में नया नया कंप्यूटर आया था तो वहाँ उस समय भी एक इस तरह का भ्रम पैदा किया गया था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन आ रही है जो सब कुछ कर देगी। ऐसे ही आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी कई भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं। बिल्कुल। हाँ, उसके कुछ न कुछ ऐसे जो है बदलाव हैं जो सृजन भी करेंगे और विध्वंसक भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हमें देखना है। AI है क्या? तो सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी लोग उसको कोरिलेट कर रहे हैं ऑटोमेशन से, लेकिन AI ऑटोमेशन नहीं है। ऑटोमेशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है। एक प्रीसेट मोड पे काम करना इज ऑटोमेशन। आपको एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम करना है तो वो तो ऑटोमेशन पहले से हो रहा था। अब AI क्या है? AI भी जो है डेटा का कलेक्शन है। अब वो डेटा सैंपल साइज क्या है, उस हिसाब से वो अपना कॉन्क्लूजन बना रहा है। ठीक है, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम उसको सीखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज इतना काम हो रहा है AI के क्षेत्र में कि नित्य नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। हाँ, एक ये बात ज़रूर है कि उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की भी एक कीमत जो है वो आपको प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति सप्ताह के हिसाब से, प्रति माह के हिसाब से देनी होगी। तो खर्च उसमें भी है। दूसरा ये कि हाँ,
वहाँ पर जो एक डेटा सेट है या डेटा सैंपल है उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बात करें हम कि AI नौकरी ख़त्म करेगा या कुछ ऐसी डराने वाली बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तरह तरह के जो सिनेरियोज़ हैं उस हिसाब से हम ह्यूमन रिसोर्स की या वर्क फोर्स की अपनी एक एप्लीकेशन है, AI की अपनी एक लिमिटेड अप्रोच है। तो वो AI अपने क्षेत्र में काम करता रहेगा और हमारी जो आउटपुट है उसको वो और एनहेंस करेगा, उसको और वो गार्निश करेगा, फ्लॉरिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि AI से बहुत ज़्यादा आगे भविष्य में ज़रूरत ह्यूमन रिसोर्स की कम होगी। दूसरी अगर मैं बात करूं डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो जैसा हम पा रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। 24 घंटे अगर हम देखें तो किसी न किसी रूप में हम कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो यस, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो आगे भविष्य के लिए एक अच्छा स्कोप है और सभी युवाओं को जो है वो अपने अपने स्तर पर इस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर ज्ञान लेना ज़रूरी है। लेकिन उसको जो है वो हमेशा सृजनात्मक तरीके से कैसे यूज़ करें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरा की पूरा युवा वर्ग जो है उसका जो फूहड़ क्षेत्र है उसमें कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव वीडियोस निकालना या मिमिक्स निकालना ये सब कर रहा है। तो ज़रूरत है कि हम उसमें बहुत ही जो रचनात्मक उसकी वो है योग्यताएं उनको हम अडॉप्ट करें और निगेटिव को जो है अलग हटाते चलें। बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे तीनों विशेषज्ञों ने बहुत ही विस्तार से बताया कि दरअसल कौशल विकास क्यों महत्वपूर्ण है, और जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, एक भारत की, श्रेष्ठ भारत की, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य है, विकसित भारत का लक्ष्य है, वो कुशल भारत और कुशल युवा शक्ति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि बहुत सारे शासकीय कार्यक्रम हैं, बहुत सारी नीतियां हैं, चाहे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की बात हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात हो, राष्ट्रीय करियर सेवा की बात हो, या स्ट्राइव, श्रेयस, संकल्प, युवा जैसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास के लिए सतत रूप से चलाए जा रहे हैं। उनकी भी हमने जानकारी ली और ये बात निश्चित रूप से हमें माननी चाहिए कि यदि आज भारत की औसत आयु 29 वर्ष की है और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं वाला देश भी भारत है और सबसे ज़्यादा उन्नति करने की क्षमताओं वाला देश भी भारत है। और निश्चित रूप से वर्ष 2047 तक का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत का, हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी इस परिचर्चा में आए, अपने समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।